हेलो स्टूडेंट्स। तो मनी वाला चैप्टर देखते हैं। सिर्फ 10 मिनट में फास्ट ट्रैक होगा, 10 मिनट में कंप्लीट सेशन हो जाएगा मेरे ख्याल से। बाकी देखते हैं जैसे ऊपर वाले चाहिए। तो पहले देख लेते हैं मनी होता क्या है। मनी पैसा। पैसा पैसा क्या करती है कि पैसे पे क्यों मरती है। तो अगर पैसा क्या होता है, जैसे एज ए नॉर्मली देख लेते हैं पैसा होता क्या है। जैसे पैसा कुछ भी जिससे परचेजिंग पावर हो, जिसमें परचेजिंग पावर हो वो पैसा। जैसे पहले गोल्ड की फॉर्म में होता था। गोल्ड पहले पैसा चलता था, फिर सिक्के, फिर नोट्स। ये सारे मनी के टाइप है। हम ये नहीं कर सकते सिर्फ गोल्ड ही पैसा है। वो ज्वेलरी में आता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, तो वो भी मनी में होता था। ठीक है। तो पहले गोल्ड था, फिर कॉइन्स भी किए गए, फिर नोट्स जो 500 2000 के चल रहे हैं अपने। तो 2000, अब तो 2000 का नोट आखिरी बार कब देखा था? बहुत दिन हो गए होंगे शायद, क्योंकि 2000 के नोट शायद 2-3 साल से छपे ही नहीं है। ब्लैक मार्केट ज्यादा ना हो इसलिए शायद ब्लैक मनी, इसलिए। तो पहले मनी होता क्या है? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय विच वी कैन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मनी है। अब मनी पहले क्या था? बार्टर सिस्टम। पहले बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को C2C इकोनॉमी कहते हैं। C2C इकोनॉमी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी, जिसमें सामान के बदले सामान मिलता है। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई ये डस्टर बेचता है और कोई बेचता है चौक। ठीक है, कोई चौक बेचता है, कोई डस्टर बेचता है। अब बंदे हैं दो, तो चौक वाला डस्टर वाले को ढूंढेगा, डस्टर वाला चौक वाले को ढूंढेगा। फिर इंटरचेंज होगा पैसे की। जैसे पैसे था ही नहीं, पैसे नाम की कोई चीज ही नहीं थी, सिर्फ गुड्स से बदले गुड्स। एग्जांपल, एक तो ये चौक इंडस्टर वाला हो गया। एक जैसे आज के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ही मान लेते हैं। जैसे एक बेचता है आईफोन और दूसरे के पास है इसके ईयरबड्स। ठीक है। अब आईफोन वाला ईयरबड्स के बदले आईफोन देगा, ये इसके बदले। वीट राइस के होते थे पहले, शूज वगैरह के होते थे, क्लोथ्स वगैरह, ऐसे इंटरचेंज होते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है। बार्टर सिस्टम समझ में आ गया अच्छे से। बार्टर सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स एंड देयर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ठीक है। मनी मतलब पैसे। आज तो हम स्टोर करके रख लेते हैं, इस पर भी आएंगे। अब ये देख लेते हैं बार्टर सिस्टम है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है? ये ड्रॉबैक्स अक्सर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसे के ना स्टार। इस चैप्टर में ये मेन है। कहते हैं ना यहाँ पर मेन कौन है, तो मेन ये जनाब है बार्टर सिस्टम। जरूर पढ़ना है एक बार को। बार्टर सिस्टम, इसके ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स पहला, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू। आज जैसे किसी के पास 2-3 लाख रुपए हैं, आराम से बैंक में डिपॉजिट कर दे, एक जेब में भी आज जाए 2-3 लाख रुपए कोई मुश्किल बात, एक जेब में भी ना मर जाते हैं। पहले क्या होता था, किसी के पास गाय भैंस है और गाय भैंस को जेब में थोड़ी ना रख सकता है, उसके लिए जगह भी चाहिए। उसके पास अनाज है तो उसको भी स्टोर के लिए जगह चाहिए। तो पहला स्टोर ऑफ वैल्यू भी एक भारी समस्या थी जिसको मनी ने सोल्व किया। एक डेफर पेमेंट। डेफर
पेमेंट, ये बड़ी खतरनाक चीज है आप। डेफर पेमेंट, डेफर पेमेंट में होता क्या है, जैसे दोस्त वगैरह निकल देते हैं, आज निकल देते हैं तो कल तो आना नहीं होता है, दे देंगे परसों दे देंगे। तो डेफर पेमेंट में पहले क्या होता था, जैसे किसी ने घोड़ा दे दिया और अब साल बाद वो तो कहते तेरे घोड़े की इतनी कीमत नहीं थी, मैं बकरी दे रहा हूँ इसके बराबर हो गई, प्रॉब्लम तो आ गई। आज तो ये फिक्स कर दे, जैसे 1 लाख का है, 1 लाख का घोड़ा, वो 10 साल बाद भी लेगा तो लाख ही लेगा, तो पेमेंट को फिक्स कर दिया। ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर पेमेंट, एक जैसे रेगुलर बेसिस पे जो पेमेंट होती है, रेगुलर बेसिस पेमेंट, रेगुलर बेसिस पेमेंट क्या है, जैसे जो बंदा है और वो रेगुलर बेसिस पे काम करने के लिए आ रहा है, तो आज जैसे पहले तो गेहूं वगैरह दे देते थे, जैसे कोई मजदूर वगैरह है तो उन्हें गेहूं वगैरह दे देते थे पैसे के बदले। अब प्रॉब्लम तो ये भी आएगी कि आज जैसे 15 किलो दे दी, जैसे गेहूं और बाजरे में गेहूं ज्यादा महंगा है सबको पता है, तो बाजरा दे दिया अगले दिन, तो डेफर ये रेगुलर बेसिस पे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो मनी ने इसको भी सोल्व किया है। ठीक है। रेगुलर बेसिस और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक इसको बंदे भी ढूंढने पड़ते थे, जैसे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता था, जैसे बंदे ढूंढने पड़ते थे कि एक आदमी है जिसके पास शूज हैं, दूसरे के पास वो कॉम्पिटिटिव नहीं है तो तीसरे को ढूंढेगा जिसको सेम नीड हो, तो वो इंटरचेंज कर पाए। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी, तो बार्टर सिस्टम ने इसको भी सोल्व किया। ठीक है, बार्टर सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मनी के टाइप, टाइप नहीं है वैसे, काइंड में मान लो, टाइप काइंड, एक फेट मनी और एक प्रोड्यूसरी मनी, प्रोड्यूसरी मनी। फेट और प्रोड्यूसरी में फर्क क्या है वो देख लेते हैं। फेट मनी वो है जो गवर्नमेंट लागू करती है, गवर्नमेंट, और ये ट्रस्ट बेसिस पे होता है। कैसे, कोई चेक वगैरह, चेक, म्यूजिक आ रहा होगा, एक बार बंद कर देता हूँ खिड़की। तो फेट और प्रोड्यूसरी हो गया। तो फेट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट लागू करती है वो, और प्रोड्यूसरी में चेक वगैरह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनी सप्लाई देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, पहले इन दोनों में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बैंक, बैंक में सभी गए होंगे, गए हैं, तो आप कौन से बैंक में जाते हैं, सेंट्रल बैंक में या फिर कमर्शियल बैंक में? सेंट्रल बैंक में जाते हो, कमर्शियल बैंक में? कमर्शियल बैंक में जाते हैं, कमर्शियल बैंक, और ये सेंट्रल बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। पाकिस्तान का फॉरेक्स गिरा, न्यूज सुनी है, सिर्फ 12 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है उनके सेंट्रल बैंक के पास। चलो ये तो बात की बात है। 1991 में अपने पास भी सिर्फ एक हफ्ते का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था। देश की स्थिति पूरी तरह से कोलैप्स होने वाली। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा उससे, और फॉरेक्स रिजर्व जुटा। ठीक है, चलो बाद की बातें छोड़ो, कभी इत्मीनान से बैठ के सोचते हैं, एग्जाम आ रहे तो देखते हैं। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक होते क्या है, जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं
वो कमर्शियल बैंक जिसमें लोन वगैरह हम ले रहे हैं वो कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक सॉरी, जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक है वैसे ही कमर्शियल बैंक के लिए जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक। समझ रहे हो? एज ए फादर, इसका बाप कौन? सेंट्रल बैंक। ठीक है, बैंक का कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में कोई डिफरेंस समझ में आ गया ना? बेसिक समझना है होता क्या है, बस ये समझना है, कोई तीसरी चीज समझनी नहीं। ठीक है, कमर्शियल। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं कमर्शियल बैंक के। फंक्शन ऑफ सीएम लिख देता हूं, कमर्शियल बैंक। फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक के? सबसे पहले तो हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो डिमांड डिपॉजिट करना, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट में डिफरेंस क्या होता है बताओ? डिमांड डिपॉजिट तो होता है जिसके जो हम कभी भी निकलवा सकते हैं, चेक डाल सकते हैं उसके, और डिपॉजिट में चेक नहीं डाल सकते, तुरंत नहीं निकलवा सकते। ठीक है, और एक तो लोन देता है। ठीक है, लोन देता है ना। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट लोन वगैरह सारी म्यूजिक वगैरह थोड़ी तो डिमांड डिपॉजिट करता है, चेक वगैरह। ठीक है, एक टर्म डिपॉजिट आपको बता ही दिया, लोन वगैरह देता है हमको। ठीक है, एक मेंटेन्स द चेन, मेंटेन्स द चेन। जैसे सेंट्रल बैंक है, इन्हें ऑथराइज करता है, एक सजेशन देता है, तो उस लेवल पे मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये दोनों का फंक्शन है, सेंट्रल बैंक का भी है, कमर्शियल बैंक का भी है। सेंट्रल बैंक का है वो नेक्स्ट लेवल पर है, और इनका जैसे कई बार कोई, जैसे एग्जांपल एक समझ लेते हैं, एक पर्सन है ये, उसने ईएमआई वगैरह करवा रखी है, ईएमआई वगैरह करवा रखी है, कोई भी जैसे कार वगैरह ले रखे हैं, होम लोन वगैरह ले रखा है, तो लोन की ईएमआई हर मंथ कटती है 1 तारीख को। कटती तो 1 से 10 के बीच में है। कभी कभी क्या होता है, जैसे जो सैलरी है वो जैसे 12 को आ जाएगी और कटनी है ये 1 से लेकर 10 के बीच में, तो बैंक क्या करता है, खुद की तरफ से उनको ईएमआई पेमेंट कर देता है, और आपकी जब सैलरी आती है तो उसमें डिटेक्ट कर लेता है जब भी। तो ये आसान है। ठीक है, समझ गए वो ड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब मनी क्रिएट कैसे करता है पैसा? फ्री में थोड़ी ना खोल रखे हैं, लोग समाज के लिए कुछ नहीं यार के लिए। ठीक है, हर आदमी किसी ना किसी प्रॉफिट के लिए आपसे जुड़ा है, अंत तो बैंक्स तो वैसे किसी नहीं है। तो देख बैंक पैसे कमाता है, आप डिपॉजिट करके आते हो पैसे हो, जैसे आपको 3 से लेकर 4% पर एनम पर डिपॉजिट दिया जाता है। अब प्रॉब्लम फंडा ये क्या है, अब ये देते हैं 10% से लेकर 12% तक इंटरेस्ट कर देते हैं, तो ये ब्याज का खाते हैं, कहने मतलब ये। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। इन सबको समझने के लिए 2 धारणा है कि ऐसा तो होना ही चाहिए। देखो इकोनॉमी 2 इसको कहते हैं जंक्शन, 2 जंक्शन है इसमें।
एक जो जितना पैसा है वो बैंक कंट्रोल करेंगे, यानी कि एक भी पैसा बाहर नहीं आएगा। मतलब एक मिनिमम जो पेमेंट हो रही है वो बैंक से हो रही है। जैसे आप 1 रुपए पेंसिल बिल, 5 की पेंसिल बिल ले रहे हैं, वो भी बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो एग्जेप्शन है वो है कि सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक भी रुपया सेव नहीं हो रहा, मतलब कोई भी सेव नहीं कर रहा, सारे खर्च करने लग रहे हैं। तो इस एग्जेप्शन पे देखें कि मनी कैसे बना रहा है बैंक, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे आपने 1000 रुपए जमा करवाए, बिल्कुल एग्जाम्पल है, कोई वो नहीं है कहीं पूछा तो आज तक गए नहीं वो, बाकी एग्जाम्पल के थ्रू ही है, ठीक है। लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में बता दिया ना, नहीं बता, सुनो। लीगल रिजर्वेशन एक फिक्स फॉर्मेट होता है। जैसे 100 रुपए में गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक कहती है आपको 20% तो सेव अपने पास रखना ही रखना है, ठीक है। तो वो जो पार्ट है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा बताया गया, इतना तो रखा ही रखा जाएगा। इसके भी बाद में पार्ट आ जाते हैं CRR, SLR, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी तो ये समझ लो लीगल रिजर्व रेशियो तो 1000 है। अब बता दिया कि 20% तो सेव होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात सेंट्रल बैंक ने बताई है, तो करेंगे ये टर्म डिपॉजिट, ठीक है। अब ये CRR लीगल रिजर्वेशन, ठीक है। अब ये 20% है, तो 200 रुपए खुद के पास रखेंगे और लोन देंगे 800। अब ये दोबारा यहाँ पर पैसा आएगा, क्या थी एग्जेप्शन कि जो सारा पैसा है वो बैंक के द्वारा होगा और सारे बैंक एक ही यूनिट है, ठीक है। तो पैसा आएगा दोबारा यहाँ पर 800 का 20% कितना होगा 160। 800 में से 160 घटा दो, कोई श्रम वाली बात नहीं है, आराम से कर लो। 0 से 0, 10 में 4, यहाँ बचे 7, 640 आ गए यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर आ जाएगा दोबारा 640, अब इसका 20%, ऐसे चलता जाए, ठीक है। करीब करीब 10 टाइम्स हो जाता है, 1000 का 10,000 हो जाता है करीब करीब, ठीक है। और अब जो बेसिक है वो हो चुके हैं कंप्लीट। एक ही जो मेरी तरफ से क्वेश्चन देखने मिलते हैं, अब इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं। बेसिक तो यही था, डेफिनेशन जो करनी है वो देख लेते हैं। एक हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, ठीक है। ये 5-6 डेफिनेशन बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट ही मान लो इस चैप्टर की, ठीक है। हाई पावर्ड मनी एक फेट ऑफ फिड्यूसरी, मनी, ठीक है। एक स्पेलिंग, एक फुल बॉडीड और क्रेडिट मनी, ये डेफिनेशन तो करके ही जाना है। हाई पावर्ड मतलब जो बैंक्स वगैरह में सारे टोटल हैं, फेट जो गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है, नोट्स वगैरह, कॉइंस वगैरह प्रोड्यूस चेक वगैरह के लिए। फुल बॉडीड जैसे पहले कॉइंस होते थे, सोने की जितनी कीमत है उतनी ही उसकी वैल्यू है, ठीक है। और क्रेडिट मनी जैसे आज 2000 की वैल्यू है, तो क्रेडिट हो गया। जैसे क्रेडिट क्या होता है, जैसे आज 2000 का नोट
वो कहते हैं 500 रुपये मिल जाता है, तो एक क्रेडिट है 5 रुपए, इसकी मरने वाली कॉस्ट है 5 रुपए। ठीक है, हो गया सोल्व। तो मनी वाला चैप्टर हो चुका है मेरे ख्याल से। एक वो भी रहेगा ना, बैंक रेट, रेपो रेट, तो ये भी एक बार जरूर देख के जाना है। ठीक है, तो 17 तारीख को एग्जाम है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना। एक शेयर कर दूं आखिर में, चलो नेक्स्ट क्लास में गए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना। बाय गाइस।